पार्ट सी का है। तो आपने अभी तक देखा होगा कि जो भी क्वेश्चंस किए आपने, जय माँ सरस्वती को हम नमन करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम। तो आपको देखने को मिलेगा कि आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस उनको हमें करना है। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय पहलवान ने 2023 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, तो किस भारतीय पहलवान 2023 में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता? तो विकास दलाल, रुपिन गहलोत, अमन सहरावत। अमन सहरावत का बड़ा नाम उठा था अभी, आप लोगों ने सुना होगा। इसलिए कहता हूं जितने फिजिकल एजुकेशन वाले न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, न्यूज़पेपर पक्का पढ़ें, ठीक है। उसमें ये जो मेन चीज जरूर आएगा कि दो किस भारतीय पहला 2023 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता। तो आप इसको देखेंगे, आप ये कौन है, ये कि फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में, आप देखेंगे, पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के तहत भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 36वां संस्करण 9 अप्रैल से 14 अप्रैल 2023 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया गया था। अमन सहरावत 2022 में कांस्य पदक जीतने वाले किर्गिस्तान के अल्माज इस्मान बेकोव को 9-4 को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत ने 14 पदक, 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य जीते और समग्र पदक तालिका में 7वें स्थान पर है। पदक तालिका में कजाकिस्तान शीर्ष पर रहा, उसके बाद जापान और फिर ईरान का स्थान रहा, ठीक है। तो आप देखेंगे इस खिलाड़ी का, आप फोटो देखेंगे, आप ये है अमन सहरावत, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है? कोई भी एक जना बस बोले। इसका 131 का सी आंसर हुआ। 31 देखा आपने, सी अमन सहरावत। 132, हु होल्ड द करंट इंडियन नेशनल रिकॉर्ड इन मेंस 100 मीटर स्प्रिंट एज 2023? अभी ना एक खिलाड़ी ने 2023 के अंदर क्या किया कि नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा, मतलब भारतीयों के बीच में रिकॉर्ड तोड़ा है उसने 100 मीटर स्प्रिंट के अंदर, और उसका नाम है मणिकांता होबलीधर। तो नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 किक्ड ऑफ व्हेन ए बैंग इन बेंगलुरु, बेंगलोर के अंदर हुआ एज मणिकांता होबलीधर सर्विसेज, ये सर्विसेज की तरफ से खेलता था खिलाड़ी, और his name in the record by smashing a new national record in the men's 100-meter category. The opening day of the championship witnessed an outstanding performance by young sprinter who left spectator in a way with the highlighting fast speed. अब यहाँ पर समझने की जरूरत है, ये जो मणिकांता ने स्प्रिंट के अंदर रिकॉर्ड बनाया है वो सेमीफाइनल में बनाया है, क्योंकि हीट्स होती है। तो जो थर्ड मतलब सेकंड लास्ट हीट जो होती है, मतलब फाइनल से पहले वाली, इसको बोलते हैं सेमीफाइनल हीट होती है। तो सेमीफाइनल के अंदर आप देखेंगे इस खिलाड़ी ने तीसरे लेन में, मणिकांता was the sprinter from third lane with extraordinary speed and determination. He powered his way to victory, crossing the finish line first place with a remarkable timing of 10.23 seconds. Earlier in the day, Manikanta had showcased his remarkable speed with a time of 10.50 second in the preliminary 23 second. आगे चलते हैं, हम देखेंगे यह खिलाड़ी नया उभरता हुआ खिलाड़ी 100 मीटर स्प्रिंटर हमारा मणिकांता। उसके बाद हम देखते हैं 130, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो बड़ा मिल जाएगा, टेंशन मत लो। तो पीटी उषा, इसका आंसर आप पीटी उषा ये देखेंगे आप कि पीटी उषा मेक्स हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट वुमेन फॉर आईओए प्रेसिडेंसी, इलेक्टेड टू द आईओए प्रेसिडेंसी, ये पीटी उषा है। अभी देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। इनका नाम था पिल्ला वुल्लुकांडी थेक्के परम्बे उषा। इस पे कई बार क्वेश्चन आता था पूरा पीटी उषा का पूरा नाम लिखने के लिए। जिन्हें अक्सर पीटी उषा के नाम से जाना जाता है, का जन्म 27 जून 1964 को पयोली केरल भारत में हुआ, इसलिए इनको पयोली एक्सप्रेस के भी नाम से जाना जाता है। पीटी उषा ने विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए, ओलंपिक, एशियाई खेलों, एशियाई चैंपियनशिप सहित कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये जो लॉस एंजलिस में लिखा हुआ है, लॉस एंजलिस में 1984 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में उनका प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय था, क्योंकि वह 400 मीटर बाधा दौड़ में 1 सेकंड के 1/100वें हिस्से से कांस्य पदक से लगभग हार गई थी, ठीक है। पोडियम फिनिश से चूकने के बावजूद उन्होंने अपना अविश्वसनीय गति और चपलता के लिए पायोली एक्सप्रेस उपनाम अर्जित किया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? तो इसका आंसर आया हमारा 133 का भी। जितने ये पॉइंट्स हैं आपको जो पीडीएफ मिलेगा तो नोट कर लेना, पीटी उषा के बारे में क्वेश्चन आएगा। अगला है, इसलिए मैंने सब समझा है यहाँ पर। The Indian athletic team qualified the final of 4x400 relay at the World Athletic Championship with a new Asian record. देखिए
भारत की 4x400 मीटर रिले की टीम ने एक नया एशियन रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, वो क्या है रिकॉर्ड, वो समझना है आपको। कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 भारतीय पुरुष ने 4x400 मीटर रिले टीम के नए एशिया रिकॉर्ड से फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। बूडो पोस्ट में मोहम्मद अनस, अमोद जैकब, मोहम्मद अजमल और राजेश रमेश की भारतीय टीम ने 2.59.05 सेकंड का समय लेकर हीट में दूसरा स्थान हासिल किया। देखिए आप, एशियन रिकॉर्ड तो बनाया, मगर किसमें बनाया इन्होंने, यहां पर भी क्वालिफाई के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई हुए, मतलब सेमीफाइनल राउंड में बनाया इन्होंने। और ये चार खिलाड़ी आप देखेंगे तो दो 259.05 है, ये चार खिलाड़ी थे जिन्होंने ये एशियन रिकॉर्ड बनाया और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। अगला देखेंगे इसका आंसर 134 का ई, क्योंकि वन कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। फिर क्या हुआ, 259.05 259.05 कहीं भी नहीं है, तो इसका आंसर ई। अब क्वेश्चन 135, मनीषा रामदास रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किस गेम से रिलेटेड है। देखो मनीषा रामदास का भी बहुत नाम हुआ है, कायदे में ये पैरालंपिक खिलाड़ी है और बैडमिंटन की खिलाड़ी थी। पैरा विश्व खिताब के बाद किशोर शटलर मनीषा की निगाहें पेरिस पर टिकी हैं। मनीषा रामदास केवल 17 और SU5 श्रेणी में पैरा बैडमिंटन चैंपियन है। ठीक है, ये बच्ची देख रहे होंगे 17 साल की, और पैरा ओलंपिक के अंदर, तो इसका नाम किससे जुड़ा हुआ, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ, पैरा बैडमिंटन। तो इसका आंसर 135 का ई, क्योंकि नन ऑफ द अबव ऊपर में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 136, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखो बिरसा मुंडा का बहुत नाम है, ठीक है ना। और खेल की दुनिया में अगर हम किसी ST मतलब आदिवासी खिलाड़ी का नाम लेते हैं तो हम किसका लेते हैं, जयपाल सिंह मुंडा। ये देखिए बिरसा मुंडा उसी प्रजाति से। तो ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम, हॉकी का स्टेडियम बनाया गया है। कहां पर, राउरकेला में, उड़ीसा के अंदर। अब देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, तो ये देखेंगे कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के राउरकेला में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय फील्ड हॉकी, जो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। और यहाँ कितने जने बैठ सकते, देखेंगे 20,011 स्थायी सीटों के बैठने की क्षमता के साथ। इसे आधिकारिक तौर पर 29 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बड़े पूर्ण रूप से बैठने वाले हॉकी मैदान के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आंसर 136 का ए, उड़ीसा। 137 फिर है कि कुनलावतु विडरसन किस देश से थे। तो आप देखेंगे कि कुनलावत Dasham, who won the Indian Open title is from which country। इसमें से किसी भी कंट्री के नहीं थे, इनके बारे में देखेंगे आप। थाईलैंड के शटलर थे, बैडमिंटन प्लेयर, थाईलैंड। कुनलावत Dasham won the India Open title. He defeated world number 1 Denmark Victor Axelsen in the men's single final of the India। ठीक है, तो और ये बैडमिंटन चैंपियनशिप कहां हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। इससे पहले कोरियन प्लेयर एंड सेंग वॉन द वुमेन सिंगल फाइनल आफ्टर बीटिंग वर्ल्ड नंबर वन जापानीज एकाने यागामोची। तो ये थाईलैंड के शटलर थे। तो आपको देखेंगे इसका आंसर 137 का ई, क्योंकि थाईलैंड कहीं भी नहीं दिया 137। आगे देखेंगे हम 138, विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में नामित होने वाले पहले भारतीय महिला कौन। बड़ा नाम आप सुनेंगे, हरमनप्रीत कौर का। इससे पहले नाम मिताली राज का बहुत आता था, इंडियन पुरानी भारतीय टीम की कप्तान रही है मिताली राज। बट हरमनप्रीत कौर को विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर कहा गया। इसके क्या है समझना है इसके बारे में, कि ये हरमनप्रीत कौर, ये देखेंगे हरमनप्रीत कौर की फोटो। हरमनप्रीत कौर भारतीय कप्तान को विजडन का वर्ष का सबसे क्रिकेटर चुने जाने से भारत खुश है। हरमनप्रीत कौर के विजडन के वर्ष के 5 क्रिकेटरों में से एक के रूप में नामित होने वाली भारतीय महिला बनने के बाद भारतीय जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और, इसके बारे में ऑटो उसकी बायोग्राफी। हरमनप्रीत
एक भारतीय क्रिकेटर है जो सभी प्रारूप है भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करती है। वो महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए खेलती हैं और कप्तानी करती हैं। वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए एक ऑलराउंडर के रूप में खेलती है और उन्हें युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 2017 में 2018 में वो महिला 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाली भारत की पहली महिला बनी। नोट कर लेना, 2020 में पहला शतक बनाने वाली महिला थी हरमनप्रीत कौर। और T20I में मतलब T20 इंटरनेशनल में 3000 से अधिक रन बनाने वाले एकमात्र भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। और अधिक रन बनाने वाली केवल 3 भारतीय महिलाओं में से एक महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय, आप देखेंगे वर्ल्ड वनडे इंटरनेशनल में 3000 से अधिक रन। अक्टूबर 2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के दौरान वो 100 अंतर्राष्ट्रीय 20 मैच खेलने वाली भारत की पहली महिला या पुरुष क्रिकेटर बनी है। 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी है हरमनप्रीत कौर, ना कोई पुरुष खेल पाया 100 2020। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको पीडीएफ मिलेगा तो कट शॉर्ट में उतारने की जरूरत है। आगे चलते हैं हम। तो हरमनप्रीत कौर 138 का बी आंसर आप देखेंगे, 138 का बी आता है। क्वेश्चन नंबर 139, हाउ मेनी मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया एट द रिसेंटली कंक्लूडेड एशियन गेम्स हेल्ड इन हांगझो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बट देखो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट वे रूप ले लेता है। बट जब खिलाड़ी जब कोई तैयार करता है तो अपने एशियन खेल में, ओलंपिक खेल के, कॉमनवेल्थ खेल के मेडल जरूर लिख लेना, लास्ट के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप भारतीय दल 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य देखेंगे। तो 28 गोल्ड, 30 क्या है, 28 स्वर्ण, 38 हमारे सिल्वर हैं और 41 ब्रॉन्ज। सी इसका दिख रहा आंसर आपको यहाँ पर आप देखेंगे। तो भारतीय दल ने चीन के हांगझू में 19वें एशियाई खेलों में अपना अभियान रिकॉर्ड 107 पदकों के साथ समाप्त किया, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य थे। 139 का आंसर सी। किशोर कुमार जैना won the silver medal in the men javelin throw at Asian game with a distance of, ये भी बड़ा अच्छा खिलाड़ी निकला है। आप देखेंगे कि इस खिलाड़ी ने, जो किशोर कुमार जैना था, एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है जो भाला फेंक में प्रतिस्पर्धा करता है। मतलब ये जैना जो है आपके जो मेन हमारा जो खिलाड़ी है उससे पीछे चल रहा है और एशियन गेम्स के अंदर इसने अच्छा काम किया। तो देखेंगे 4 अक्टूबर 2023 को उन्होंने हांगझो में 2022 एशियाई खेलों में 87.54 मीटर के व्यक्तिगत रिकॉर्ड थ्रो के साथ रजत पदक जीता। उनका जन्म केशाब हरप्रिया जैना के घर हुआ जो धान किसान है, उड़ीसा में। देखिए एक उड़ीसा से खिलाड़ी निकला है। भाला फेंक का एक खेल के रूप में अपनाने से पहला जैना एक वॉलीबॉल खिलाड़ी था। इसकी क्या था, इसका हाइट कम था और जिसके कारण इसका किसी हॉस्टल में एडमिशन नहीं हुआ। फिर इसने क्या किया कि जैवलिन के अंदर जो अपना टैलेंट अपनाया और 2018 से भोपाल में ये क्या है, CISF के अंदर कार्यरत है ये। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो 144 का आपने देखा, 87.54 बी आंसर। 141, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन एथलेटिक्स। तो देखो ऐसे जो क्वेश्चन आए थे सीधे पकड़ में आ रहे थे आपके एग्जाम के अंदर। ये साफ बी ऑप्शन दे रहा, मोटिवेशन इन्फ्लुएंस गोल सेटिंग एफर्ट एंड परसिस्टेंट सिग्निफिकेंटली इंपैक्टिंग एथलीट परफॉर्मेंस को समझाया हर पॉइंट को मैंने। सही उत्तर बी। क्या है, प्रेरणा और लक्ष्य निर्धारण। क्या प्रेरणा एथलीटों को यथार्थवादी और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करती है जो खेल में सुधार और उपलब्धि के लिए महत्वपूर्ण है। ये उन्हें ऊंचे लक्ष्य रखने और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं आप देखेंगे प्रयास और दृढ़ता, मतलब एफर्ट एंड परसिस्टेंस। प्रेरित एथलीट चुनौतियों ये असफलता का सामना करते हुए भी लगातार प्रयास करने और दृढ़ता दिखाने की अधिक संभावना रखते हैं। उच्च स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास अक्सर आवश्यक होता है। फिर हम मानसिक लचीलापन, मतलब मेंटल रेजिलेंस। प्रेरणा एथलीटों को सकारात्मक दृष्टिकोण मानसिक लचीलापन बनाए रखने की मदद करती है और ये खेलों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण, जहां मानसिक दृढ़ता और शारीरिक क्षमता महत्वपूर्ण हो सकती है। ओवरऑल प्रदर्शन क्या, लक्ष्य निर्धारण, प्रयास, दृढ़ता और मानसिक लचीलापन प्रेरणा का संयुक्त प्रभाव समग्र खेल प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उच्च प्रेरणा वाले एथलीटों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और अपनी क्षमता हासिल करने को अधिक संभावना होती है। ओवरऑल परफॉर्मेंस जो मोटिवेटेड खिलाड़ी होता है, ठीक है, तो आप देखेंगे
यहां पर इसका आंसर हमारा क्या हुआ, बी इसका आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142, मनोवैज्ञानिक कौशलों को खेल संदर्भ में उनके अनुप्रयोग के साथ सह संबंधित करें। विजुअलाइजेशन, मतलब फिर गोल सेटिंग, रिलेशन टेक्निक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और यहां पर आप देखेंगे कि विजुअलाइजेशन जो है आपकी जो मेंटल इमेजरी होती है, मेंटल इमेजरी जो होती है विजुअलाइजेशन, सी ऑप्शन फर्स्ट का सी। ठीक है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि विजुअलाइजेशन जैसे मानसिक इमेजरी के रूप में भी जाना जाता है, इसमें किसी खेल या प्रदर्शन के विशिष्ट पहलुओं को कल्पना करना शामिल है। एथलीटों को मानसिक रूप से कौशल, रणनीतियों और प्रदर्शनों को अभ्यास करने में मदद करता है, जो प्रदर्शन और आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। इमेजरी मतलब इमेजिनेशन, सोच, वो देखता है, दूरदृष्टि देखता है कैसे खेलना है, मुझे क्या करना है। उसके बाद गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण, आंतरिक प्रेरणा, लक्ष्य निर्धारण स्पष्ट प्राप्त करने योग्य उद्देश्यों को स्थापित करना शामिल है, जो प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं और दिशा प्रदान कर सकते हैं। यह एथलीटों को केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद करता है, विशेष रूप से व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट प्रदर्शन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देकर। फिर रिलैक्सेशन टेक्निक क्या होती है, चिंता और तनाव में प्रबंधन। विश्राम तकनीक, विश्राम तकनीक जैसे गहरी सांस लेना, ध्यान और प्रगति मांसपेशी छूट का उपयोग चिंता और तनाव को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। ये तकनीक एथलीटों को प्रतियोगिता के दौरान संयम और ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। फिर है आपका सकारात्मक आत्मचर्चा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, एनहांसिंग कंसंट्रेशन एंड फोकस, एकाग्रता और फोकस को बढ़ाना। सकारात्मक आत्मचर्चा में आत्मविश्वास, एकाग्रता को बढ़ावा देने के लिए पुष्टि और प्रोत्साहित करने वाली भाषा का उपयोग करना शामिल है। यह एथलीटों को ध्यान केंद्रित रहने, सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना, प्रदर्शन के दौरान चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। तो आप देखेंगे इसका आंसर नन ऑफ दीज है। ये देखेंगे आप, क्योंकि कोई भी मैच नहीं कर रहा, आंसर होना चाहिए सी बी डी ए। यहाँ पर सी बी डी ए कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर ई होगा, 142 का ई। 143, एग्जामिन द रोल ऑफ इमेजरी एंड विजुअलाइजेशन। देखो इमेजरी और विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन भी यहाँ डाल दिया इन्होंने दोबारा से। विजुअलाइजेशन इन एनहांसिंग मोटर स्किल एक्विजिशन एंड परफॉर्मेंस। तो फिर से वही बात है, जहां ऐसा क्वेश्चन आ रहा था उसमें सीधे सीधे आंसर दिख रहा था। सीधे इसका आंसर क्या दिख रहा है, बी आंसर। विजुअलाइजेशन टेक्निक पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस मोटर स्किल एक्विजिशन एंड एनहांस परफॉर्मेंस बाय रीइंफोर्सिंग नेचुरल पाथवे। विजुअलाइजेशन तकनीक मोटर कौशल अधिग्रहण सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और तंत्रिका मार्गों को मजबूत करके प्रदर्शन को बढ़ाती है। तो आप देखेंगे इसका आंसर बी, विजुअलाइजेशन जिसे मानसिक कल्पना के रूप में भी जाना जाता है, मतलब इमेजरी, मेंटल इमेजरी में शारीरिक गति के बिना मोटर कौशल के प्रदर्शन को मानसिक रूप से पूर्वाभास या कल्पना करना शामिल होता है। देखिए पूर्वाभास या कल्पना करना शामिल है। यह तकनीक मोटर कौशल अधिग्रहण और प्रदर्शन वृद्धि के संदर्भ में कई लाभों के लिए जानी जाती है। अब इसका पहला पॉइंट है, तंत्रिका मार्ग को सुदृढ़ करता है। विजुअलाइजेशन विशिष्ट मोटर कौशल से जुड़े तंत्रिका मार्गों को मजबूत करने में मदद करता है। कौशल का मानसिक रूप से अभ्यास करके मस्तिष्क गति पैटर्न को अभ्यास करता है, जिससे मांसपेशियों की स्मृति और समन्वय में सुधार हो सकता है। मानसिक रिहर्सल, विजुअलाइजेशन एथलीटों को जटिल आंदोलन, रणनीति और प्रदर्शनों को मानसिक रूप से अभ्यास करने की अनुमति देता है। शारीरिक रूप से प्रदर्शन करने पर यह मानसिक अभ्यास कौशल की बेहतर समझ और निष्पादन को जन्म दे सकता है। आत्मविश्वास निर्माण, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या है, विजुअलाइजेशन एथलीटों को खुद को सफल होते देखने की अनुमति देकर आत्मविश्वास बनाने में मदद करता है। ये मानसिक सफलता शारीरिक प्रदर्शन बदल सकती है, चिंता को कम कर सकती है, समग्र प्रदर्शन को बढ़ा सकती है। फोकस एंड कंसंट्रेशन, एकाग्रता, कौशल के निष्पादन की कल्पना करके एथलीट अपने फोकस एकाग्रता में सुधार कर सकते हैं, जो प्रभावी मोटर कौशल प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। ये मैंने पॉइंट इसलिए दिए हैं कि आप समझ सके वो पॉइंट है क्या ये, क्योंकि अब यहाँ पर तो जिसने एग्जाम दे दिया है वो तो सीधे समझ गया कि भाई 20 का आंसर है। बट क्यों है बी, वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के एग्जामों में फायदा आएगा। चाहे वो आपका एग्जाम हरियाणा पीजीटी का हो रहा हो, चाहे आपका बीपीएससी 4.0 का एग्जाम हो, चाहे DSSB टीजीटी को, यूपी टीजीटी के क्वेश्चंस ऐसे ही आने वाले हैं। इसलिए इन पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, विजुअलाइजेशन टेक्निक पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस मोटर स्किल एक्विजिशन एनहांस परफॉर्मेंस बाय रीइंफोर्स नेचुरल पाथवे। ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसका आंसर आप देखेंगे, इसका आंसर 143 का बी, 140 का बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। 144 कहता है, खेल टीमों में नेतृत्व की भूमिका, टीम को एकजुटता प्रदर्शन पर इसके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करें। टीम की एकजुटता पूरी तरह से व्यक्तिगत खिलाड़ी कौशल से निर्धारित होती, नेतृत्व से नहीं होती, बिल्कुल नहीं। फिर है प्रभावी नेतृत्व, टीम की एकजुटता प्रेरणा और समग्र प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। तो यहाँ साफ साफ दिखा रहा है कि बी आंसर दिख रहा है यहाँ पर भी, 144 का बी। सीधे सीधे आप देखेंगे 144 का बी, तो सिंपल सा क्वेश्चन था 144 का बी।
साफ साफ दे रहा है, इफेक्टिव लीडरशिप पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस टीम कोहेशन, मोटिवेशन एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। कोहेशन का मतलब एकजुटता। मेरी सब साइकोलॉजी की 5th नंबर फोल्डर में जाके देखेंगे तो सब मिलेगा ये टॉपिक सब। 145 क्वेश्चन। मूल्यों का विज्ञान कहा जाता है, ये तो साफ साफ पता है, हमारी बुक में भी जाओगे जहां से स्टार्ट किया फिजिकल एजुकेशन हमने, वहां पर पूरी फिलोसफी को जहां समझाया वहां इनको समझा रखा है कि भाई मूल्यों का विज्ञान, वैल्यूज क्या है, उसको हम एक्सियोलॉजी बोलते हैं। सी इसका आंसर होगा। 146, explain the significance of periodization sports training program. Sport training program are solely determined by intensity, not periodization. गलत बोल रहा है। अब देखो जहां पर पैराग्राफ मोटा आ रहा है वही आंसर दिख रहा है। Periodization aid in optimizing performance by organizing training into distinct phases, managing fatigue and preventing overtraining. यही इसका आंसर है बी। समय समय प्रशिक्षण को अलग अलग चरणों में व्यवस्थित करके थकान को बंदित करने और ओवर ट्रेनिंग को रोकने से प्रदर्शन को अनुकूलित करने में सहायता मिलती है। तो आप देखेंगे 146 का सीधे सीधे आंसर बी दिख रहा है। पीरियडाइजेशन आप जाके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की वीडियो में जाके देख सकते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का क्वेश्चन है 5th नंबर फोल्डर पर। क्वेश्चन नंबर 147, कोरिलेट डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स विद देयर स्पेसिफिक गोल इन स्पोर्ट्स। सर्किट ट्रेनिंग पता है आपको, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को डेवलप करती है, ठीक है। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज आपको पता होना चाहिए कि ये प्लायोमेट्रिक मैक्सिमम स्ट्रेंथ को डेवलप करती है, जिसको हम बोलते हैं एनहांस पावर। उसके फार्टलेग ट्रेनिंग पता है आपको कि भाई एरोबिक एंड्योरेंस को बढ़ाती है। इंटेंसिव इंटरवल क्या होता है, एनएरोबिक कैपेसिटी होती है। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर सी, सर्किट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ एंड्योरेंस से। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस होता क्या है, सर्किट ट्रेनिंग से कम आराम के साथ अनुक्रम में व्यायाम की एक श्रृंखला करना शामिल होता है। सर्किट में कई स्टेशन होते हैं, ज्यादा ज्यादा 12 स्टेशन रख सकते हैं आप। ये विधि कई मांसपेशी समूह को लक्षित करती है, मांसपेशी की ताकत, सेंसिटिव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, समग्र शरीर कंडीशनिंग में सुधार करने में ध्यान केंद्रित करती है। प्लायोमेट्रिक शक्ति और छोटे शक्ति को बढ़ाना। प्लायोमेट्रिक का भाग छलांग, जो कि सब बॉक्स जंपिंग एक्सरसाइज की जाती है। छलांग, सीमा, हॉप। हॉप का मतलब एक पैर पे कूदना। जैसे विस्फोटक गतिविधियां शामिल होती है, इन अभ्यासों को बल उत्पादन कर की दर को बढ़ाकर एथलीट की शक्ति, गति और विस्फोटक शक्ति में सुधार करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। फार्टलेग प्रशिक्षण, एरोबिक सेंस शक्ति। फार्टलेग प्रशिक्षण जिसका स्वीडिश में स्पीड प्ले है, इसमें अलग अलग अंतराल पर व्यायाम की तीव्रता गति को अलग अलग करना शामिल होता है। निरंतर अंतराल प्रशिक्षण को जोड़ता है, जो ऐसे एरोबिक सेंस शक्ति में आधार के लिए प्रभावी बनता है। साथ ही कसरत में परिवर्तनशीलता और आनंद का तत्व को जोड़ना होता है। इसमें एनारोबिक और एरोबिक एनर्जी दोनों में सुधार होता है, याद रखना। फिर आता है इंटरवल, इंटेंसिव इंटरवल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एरोबिक कैपेसिटी। जैसे होता है उच्च तीव्रता वाले व्यायाम के थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आराम या कम तीव्रता वाली पुनर्प्राप्ति अवधि शामिल होती है। इस प्रशिक्षण पद्धति का उद्देश्य अवयवी क्षमता को बढ़ाना, गति में सुधार करना और शरीर की क्षमता को बढ़ाना। उच्च तीव्रता वाले प्रयासों के दौरान शीघ्रता से ठीक होने के लिए ये अपनाया जाता है। तो जो देखेंगे इसका आंसर क्या दिख रहा है आपको, सीधे सीधे CBAD। तो आप देखेंगे CBAD कोई है इसके अंदर, CBAD सी, तो इसका आंसर सी। 148, पोषण संबंधी रणनीतियों, खेल प्रशिक्षण, उनके प्रभाव के बीच संबंध को पता लगाए। कार्बोहाइड्रेट लोड, प्रोटीन, अनुपूरन, जल योजन रणनीतियां, व्यायाम के बाद का पोषण। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूं कि जिससे कि एक ही वीडियो में बन जाए, ठीक है। तो आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट लोडिंग है, प्रोटीन अनुकूल। इसमें देखें कार्बोहाइड्रेट लोडिंग किस लिए होती है भाई, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग अपना एंड्योरेंस पावर बढ़ाता है, खिलाड़ी लंबे समय तक खेल सके, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी स्टोर फॉर एंड्योरेंस। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग मेरी क्लास में बहुत अच्छा समझा रखा है। खिलाड़ी क्या करता है कि अपने कंपटीशन से एक हफ्ते पहले शरीर एक शेड्यूल अपनाता है, एक प्रोसीजर अपनाता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट लोडिंग शामिल होता है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग में क्या करता है, पहले 1-2 दिन तो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट नहीं खाता है, खाली फैट्स और प्रोटीन ही खाता है, और उसका ट्रेनिंग वॉल्यूम जो होता है बहुत तेज बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसके शरीर कार्बोहाइड्रेट तो खत्म ही होते हैं, बट एनर्जी फैट से मिलती है, जिससे फैट्स भी खत्म होता है। मसल्स के नीचे एडिपोज टिश्यू के रूप में जो इकट्ठे होते हैं वो भी खत्म होते चले जाते हैं। और फिर क्या करता है, चौथे दिन क्या होता है, उसको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खिलाया जाता है और ट्रेनिंग वॉल्यूम बंद कर दिया जाता है। इसको मैंने अच्छे से समझा है, इसको आप फिजियोलॉजी में, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी में कार्बोहाइड्रेट लोडिंग को देखेंगे आप। प्रोटीन सप्लीमेंट क्यों दिया जाता है पता ही होना चाहिए आपको कि भाई मसल्स की ग्रोथ, बॉडी बिल्डर बोलते हैं, और रिपेयर के लिए। हाइड्रेशन स्ट्रेटेजी, हाइड्रेशन मतलब शरीर के जल की मात्रा कैसे बढ़ी, मेंटेनिंग ऑप्टिमल फूड बैलेंस, डी दे रखा है। पोस्ट एक्सरसाइज न्यूट्रिशन क्या होगा, आप देखेंगे कि वो पोस्ट एक्सरसाइज मसल की रिपेयर, एनहांसिंग जो होता है, ठीक है ना, रिकवरी। और यहाँ पर देखेंगे रिपेयर या सपोर्टिंग मसल ग्रोथ एंड रिपेयर लिखा हुआ है, आराम से देखेंगे। मसल ग्रोथ एंड रिपेयर, सपोर्टिंग मसल ग्रोथ, एनहांसिंग रिकवरी एंड मसल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखेंगे कि
उपरोक्त में से कोई आंसर नहीं है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग बी हमने समझा है, बी प्रोटीन सप्लीमेंट, सी सपोर्टिंग मसल ग्रोथ एंड रिपेयर, हाइड्रेशन स्ट्रेटेजी मेंटेन ऑप्टिमल फ्लूइड बैलेंस, और ये है हमारा एनहांसिंग रिकवरी एंड मसल रिपेयर। तो इसको हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग तो सहनशीलता वाले एथलीटों के लिए ऊर्जा भंडार का अनुकूलन कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की रणनीति है, एक प्रोसीजर है जिसका उपयोग सहनशीलता वाले एथलीट द्वारा, मतलब जो भी 90 मिनट के ऊपर खेल होता है उसमें यूज होता है, जिसका उपयोग सहनशीलता वाले एथलीट द्वारा मांसपेशियों ग्लाइकोजन के भंडारण को अधिकतम करने के लिए किया जाता है। यह तकनीक मैराथन या लंबी दूरी की साइकिलिंग जैसी घटनाओं में पहले विशेष रूप से फायदेमंद है, जहां प्रदर्शन के निरंतर ऊर्जा महत्वपूर्ण है। फुटबॉल के खिलाड़ी भी करते हैं इसको। फिर आता प्रोटीन सप्लीमेंट है, मांसपेशियों की वृद्धि और मरम्मत सहायता, प्रोटीन अनुकूल एथलीटों को उनकी बड़ी प्रोटीन आवश्यकता को पूरा करने में मदद करता है। मांसपेशियों की वृद्धि, मरम्मत और पुनर्प्राप्ति का समर्थन करते हैं। ताकत और शक्ति वाले एथलीटों के साथ साथ गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जल योजना में था भाई हाइड्रेट कैसे करेंगे बॉडी को, तो यहाँ पर लिखा द्रव्य संतुलन बनाए रखने के शरीर के तापमान नियंत्रित करने रिजिम करने के लिए उचित जलायोजन रणनीतियों आवश्यक है। उच्चतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने और गर्मी से संबंधित समस्याओं को रोकने के लिए सभी एथलीटों के लिए पर्याप्त जलायोजन महत्वपूर्ण है। व्यायाम के बाद पोषण, रिकवरी और मांसपेशियों की मरम्मत बढ़ाना। व्यायाम के बाद पोषण, जिसे अक्सर रिकवरी पोषण कहा जाता है, जिसमें प्रशिक्षण प्रतियोगिता तुरंत बाद कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का सही संतुलन लेना शामिल है। यह ग्लाइकोजन भंडार को फिर से भरने, मांसपेशियों की मरम्मत से मदद करता है, ऊतक और मांसपेशियों के दर्द को कम करता है, जिससे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलता है। तो आप देखेंगे इसका आंसर नन, क्योंकि बी सी डी ए है, तो यहाँ आप देखेंगे बी सी डी ए कहीं भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ द एबव आएगा। क्वेश्चन नंबर 149, यूजिंग मल्टीपल स्टेरॉइड एट द सेम टाइम इज टर्म्ड एज, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर भी ई है, नन ऑफ द अबव है, याद रखना। अब पिरामिडिंग क्या होता है, पिरामिड देखा है आपने, मिश के पिरामिड होते हैं। इसमें क्या करता है, खिलाड़ी स्टीरॉइड लेता है और पहले लेता है कुछ थोड़ा सा, फिर उसको बढ़ाता है और बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है, अगले दिन दिन में दिन बढ़ाता जाता है, फिर एक स्टेज आती है रुक जाता है, फिर उसको कम करते जाता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए लास्ट में क्या करता है, वो उसका सेवन कम कर देता है। इसको कहते हैं पिरामिडिंग। लोडिंग का मतलब एक साथ स्टीरॉयड ले लिया उसने, ठीक है। साइकिलिंग का मतलब क्या होता है, आज लिया उसने, बोला भाई अब मैं 1 महीने बाद लूंगा, फिर उसके अगले 1 महीने बाद लूंगा, फिर 1 महीने बाद लूंगा, ये साइकिलिंग कहलाती है। ये सब किसके लिए, डॉपिंग के लिए। इसको हमने समझा रखा है, देखेंगे। पिरामिडिंग क्या है, पिरामिडिंग डॉपिंग विधि है जहां किसी पदार्थ की खुराक धीरे धीरे चरम स्तर तक बढ़ाया जाता है और फिर कम किया जाता है। इस दृष्टिकोण का उपयोग अक्सर दवा परीक्षणों द्वारा पता लगाने से बचने और दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आता है। विचार यह कि शरीर की सहनशीलता प्रदर्शन क्षमता को निर्माण किया जाए और फिर प्रतियोगिता का परीक्षण से पहले सिस्टम को साफ करने के लिए खुराक को कम किया जाता है। देखा, एकदम बढ़ा लेता है वो, फिर उसके कम कर दिया कि जब कभी चेकिंग होगी तो पता ही ना पड़े। लोडिंग क्या कहता है, लोडिंग शरीर को संबंधित है जहां कहते हैं शरीर के अपने स्तर को तेजी से बढ़ाने के लिए किसी पदार्थ को उच्च खुराक लेता है, और यह आमतौर पर क्रिएटिन अनुपूरक के साथ देखा जाता है। क्रिएटिन लेते हैं लोग, लेकिन इसे डॉपिंग में अवैध पदार्थों पर भी लागू किया जाता है, जो लक्ष्य पदार्थ को बढ़ाने के लिए पदार्थ के साथ शरीर को जल्दी से संतप्त करना है। लोडिंग चरण के बाद आमतौर पर कम खुराक वाला रख रखाव चरण आता है, मतलब लोडिंग का मतलब एक साथ उसने अधिक खुराक ले ली। फिर आता है साइकिलिंग। साइकिलिंग में किसी पदार्थ का उपयोग करने उससे दूर रहने की बारी बारी से अवधि शामिल होती है। इस अभ्यास का उपयोग दवा के प्रति सहनशीलता विकसित करने से बचने, दुष्प्रभाव को कम करने और दवा परीक्षणों द्वारा पता लगाने से बचने के लिए किया जाता है। एथलीट अपने प्रदर्शन बढ़ाने वाले प्रभाव को बनाए रखने के लिए विभिन्न पदार्थों को माध्यम से साइकिल, ये तो यहाँ साइकिल चला लिख रहा है ना, गलत है, यहाँ पर साइकिलिंग कहते हैं, या रुक रुक कर एक पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। मतलब क्या होता है भाई, एक हफ्ते लिया, मंडे को लिया, अगले मंडे को लिया, फिर अगले मंडे को लिया, ऐसे करके अगर वो लेता है तो उसको हम कहते हैं साइकिलिंग कहते हैं। मतलब डॉपिंग का ऐसा ये यूज होता है जिसमें साइकिलिंग कहते हैं। स्टैकिंग का मतलब होता है कि कई पदार्थों का, मतलब एनाबॉलिक स्टेरॉइड अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन सबको मिला के एक पुड़िया बना लेता है वो, और एक साथ लेता है, उसको हम स्टैकिंग कहते हैं, जिसमें अक्सर विभिन्न प्रकार के एनाबॉलिक स्टेरॉइड प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाएं शामिल होती हैं। स्टैकिंग का उद्देश्य पदार्थों की प्रभावशीलता को अधिकतम करना, प्रदर्शन वृद्धि के लिए कई शारीरिक मार्गों को लक्षित करना है। ऐसा माना जाता है कि संयोजन एक क्रियात्मक प्रभाव उत्पन्न करना है, जिससे कि अकेले एक पदार्थ का उपयोग करने की तुलना में अधिक प्रदर्शन लाभ होता है। तो इसका आंसर क्या, स्टैकिंग है। स्टैकिंग रिफर्स टू द, क्या बोला है, simultaneous use of multiple substance often including different types of anabolic steroid और परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, यही क्वेश्चन पूछा गया। आप देखेंगे, आप क्वेश्चन क्या पूछा गया कि यूज मल्टीपल स्टेरॉइड एट द सेम टाइम इज टर्म्ड एज, स्टैकिंग कहते हैं उसको, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसका आंसर 149 का आंसर ई। और लास्ट क्वेश्चन, एनर्जी कंटेन ऑर्गेनिक केमिकल
formed as a result of incomplete breakdown of fats. Incomplete breakdown of fats, इसको हम कीटोन्स कहते हैं, याद रखना। क्या होता है? वसा के अधूरे टूटने के परिणाम स्वरूप बनने वाले ऊर्जा युक्त कार्बनिक रसायनों को हम कीटोन्स कहते हैं। ये क्या है? ये लिखा हुआ है, जब शरीर पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में ऊर्जा के लिए वसा को तोड़ता है, जैसे कि उपवास, लंबे समय तक व्यायाम या कम कार्बोहाइड्रेट आहार के दौरान, तो ये उत्पादक के रूप में कीटोन बॉडी को उत्पादन करते हैं। इन कीटोन को मस्तिष्क सहित विभिन्न ऊतकों द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। क्या बोला गया? आपने फास्ट भाई व्रत रख लिया, किसी ने लंबे समय तक व्यायाम कर रहा है कोई, तो भाई फैट्स तो देगा ना वहां पर, एनर्जी। ठीक है, कम कार्बोहाइड्रेट आहार के, कार्बोहाइड्रेट कम खा रखा है, तो ये क्या होता है? ये उत्पाद के रूप में कीटोन बॉडी को उत्पादन करते हैं। इन कीटोन को मस्तिष्क सहित विभिन्न ऊतकों द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस चयापचय अवस्था को अक्सर कीटोसिस कहा जाता है। अगर इसकी अवस्था पूछा जाए, ये प्रोसेस क्या है, तो कीटोसिस कहा जाता है। बट ये होता है क्या? कीटोन्स होता है। ठीक है, लेकिन रसायनों को, इसके रसायन जो होते हैं स्वयं, इसको कीटोन्स कहा जाता है। तो एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक केमिकल फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स आर कॉल्ड कीटोन्स। तो आपने देखा ये 150 का बी आंसर, और ये आज हमारी